गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक्चुअली हम लोगों ने पूरा कंप्लीट 10 यूनिट में से 7 यूनिट कवर कर लिए हैं हम लोगों ने, और यह 8वीं यूनिट हम लोग करेंगे फिर 9th और 10th अप्रोक्सीमेट 1 हफ्ते और 10 दिन के में ये पूरे वीडियोस हो जाने चाहिए, और लगभग 10 दिन के अंदर ही आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फिर बाद में होगा रिवीजन या बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो टारगेट क्या है, यह ख़त्म कर लें। हाँ, आप लोग को यदि कोई भी है, यदि उनको लगता है कि एमसीक्यू सॉल्व करना है, यदि उनको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, तो हमने एक टेस्ट सीरीज़ करी है स्टार्ट, और उस टेस्ट सीरीज़ में यूनिट वाइज 10 टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट 5 हैं। टोटल 15 टेस्ट हैं, जिसमें से आप लोग चाहें तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो हम 14 नवंबर हो गया है तो वो सॉरी 14 अक्टूबर हो चुका है तो शेड्यूल निकल गया, बिल्कुल नहीं। जो टेस्ट आपके हो चुके हैं वह बिल्कुल आपको ऑनलाइन ही आपको मिल जाएंगे। आप उसको आप टेस्ट देकर अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आप ने जो तैयारी की है वो कैसी बेहतर है, क्या है। बिल्कुल भी आप प्रयास यदि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और यदि आपको कुछ क्वायरीज करनी है तो प्लीज़ हमें आप व्हाट्सअप आप कर कीजिए। आपको यूट्यूब में या टेलीग्राम में हमारा नंबर मिल जाएगा। यदि तब भी कोई किसी को दिक्कत हो रही है तो हमें आप एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, तो हम जैसे ही समय मिलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, बेहतर कीजिए, और यदि आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए तो आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम डेट बहुत लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट का क्या है। देखिए, अभी तक कोई भी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि 14 नवंबर को एग्ज़ाम होगा ही या एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम होने की संभावना थोड़ी कम ज़रूर लगती है, लेकिन जब तक आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता, आयोग की तरफ से कोई ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं होता है कि यह एग्ज़ाम आपका आगे बढ़ गया है या उसी डेट को हो रहा है, ये आयोग की नोटिस पर ही डिपेंड करता है। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपनी पूरी तैयारी 14 नवंबर के आधार पर ही कीजिए, और पूरा प्रयास कीजिए कि इस 14 नवंबर तक आपका पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, पूरा अच्छे से आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएं। जिससे ये होगा कि यदि किसी कारण से डेट आगे बढ़ती भी है तो केवल आपका रिवीजन होगा, जो आराम से आप लोग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्किंग हैं, बहुत लोग वर्किंग हैं, बहुत लोगों ने लीव लेके रखी है, अलग से उन्होंने छुट्टी लेके रखी है तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, डेट का इशू नहीं है, केवल आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने पर आप कंप्लीट अपनी 14 नवंबर तक आप जो भी है पूरी तैयारी कीजिए, और पूरा 14 नवंबर के पहले पहले तक पूरा खंड आ और खंड बा को कंप्लीट कर दीजिए। जिससे यह होगा कि यदि किसी भी कारण से जो थोड़ी सी आपको लगता है कि छुट्टी ली है बाद में क्या होगा, तो वो बढ़ेगा, तो केवल आपको रिवीजन होगा। तो आप एक ऑफिस जाकर भी या जहाँ काम करते हैं वहाँ जाकर भी आप शाम को रात को रिवीजन कर सकते हैं। तो आप बेहतर तरीके से तैयारी अपनी जारी रखिए। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएँ, लेकिन हाँ, हम सभी कमेंट्स या जितने भी मैसेजेस होते हैं उनको देखते ज़रूर हैं, और जैसे ही हमको मौका मिलता है या हमें लगता है कि या हम बिल्कुल तुरंत इस कमेंट्स का या इस मैसेज का रिप्लाई करें, तो हम बिल्कुल करते हैं। ठीक है? तो प्लीज़ अपनी तैयारी बहुत बेहतर कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। यदि कोई भी आपको अगर कोई बुक्स मिलती है उसके भी सहारे लीजिए। कोई भी यदि आपको ये लगता है कि कोई यूट्यूब चैनल है तो उसकी भी सहारे, मतलब आपको पहला आपका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको तैयारी बेहतर करनी है। बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमारे, यदि हम ये कहें आपसे, या हम बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे कि ये पूरा का पूरा मैटर हमारे नोट से ही आएगा, पूरा ही मैटर जो भी है या क्वेश्चंस हमारे ही यूट्यूब चैनल से आएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर है, क्या उसका मूड है, किस तरह क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन एक जो संभावना है उसको पूरा हमने फॉलो करने की कोशिश की है और पूरा प्रयास किया है कि यह जो भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज बनाए हैं हमने, टेस्ट सीरीज बनाई है या नोट्स बनाए हैं, वो सब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो, अकॉर्डिंग टू जो संभावना है एग्ज़ाम की पैटर्न की, उसी के आधार पे हो। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए और तैयारी कीजिए। बस आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है, कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, कि ज़रूरी नहीं कि आप हम हमारे साथ ही, केवल हमारे साथ ही रहें, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ रहें, दिशा मिलेगी आपको। यदि आप चाहें तो और भी बुक्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है?
चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 8। इसमें क्या है, सामाजिक समस्याएं। जो सामाजिक समस्याएं आपने देखा हो, जो वर्तमान की जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर ही यह पूरी यूनिट फोकस है। इसमें बहुत सारी ऐसी आप समस्याएं, जो टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें एमसीक्यूज बनना थोड़ा सा कम है, या एक सामाजिक समस्या पढ़ेंगे, हो सकता है उसमें आपको 2-3 ही एमसीक्यूज बने। हो सकता है कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिसमें आपको एक सामाजिक समस्या में ही 30 से 40 एमसीक्यूज बन जाएं। मतलब आप बिल्कुल ये मत मानिए कि यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसमें कम एमसीक्यूज बनेंगे, बिल्कुल नहीं। आप सभी को ध्यान से पढ़िए। हो सकता है कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, तो आप तैयारी पूरी कीजिए। देखिए, युद्ध के मैदान में तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि दुश्मन कमज़ोर है। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पोस्ट कम है, तो इसलिए प्लीज़ अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या को पहले हम लोग समझे, सामाजिक समस्या है क्या। एक सामाजिक समस्या की किसी भी परिभाषा में 3 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से कभी से काफ़ी लोग उलझे उलझे होते हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि कितने लोग। दूसरा क्या है इसका आधार? इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। और तीसरा क्या है? यह मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, एक सामाजिक समस्या होती है। सामाजिक समस्या केवल तब ही सामाजिक समस्या समझी जाएगी जब एक समाज के बहुत बड़े वर्ग को वह प्रभावित कर रही हो। चाहे वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या पारिवारिक हो। बहुत सारे ऐसे इस चीज़ें हो सकती हैं जिसको प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक समस्या और होती है नैतिक रूप से भी प्रभाव डालना। तो बहुत सारी समस्याएं केवल तब समस्या समझी जाएंगी जब वो एक बहुत बड़े समूह को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि सामाजिक समस्या वस्तुनिष्ठ दृष्टि से मौजूद हो सकती है, परंतु वह व्यक्तिपरक ढंग से अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कि समाज के बहुत से लोग उसके प्रति जागरूक ना हो। अतः यह कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समस्या का अस्तित्व उसके प्रति जनता में जागरूकता पर निर्भर करता है। देखिए, सामाजिक समस्या क्या है? हो सकता है कोई समस्या हो, लेकिन जब तक एक जनता जागरूक नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा कि हाँ, यह पूरी जो दिक्कत है यह एक सामाजिक समस्या है। तो इसके लिए एक बेहतर जनमानस का सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट का मतलब वो जागरूक बने कि हाँ, ये समस्या है। उस समस्या को हल करने के प्रयत्न इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके विरुद्ध जनमत को कितने प्रभावशाली ढंग से संगठित किया जाता है। सामाजिक समस्या की परिभाषा में एक तत्व यह भी है कि यह एक ऐसी दशा है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशिष्ट दशा की उपस्थिति मात्र से सामाजिक समस्या निर्मित नहीं होती। मतलब ये सामाजिक समस्या का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझिए कि किसी एक व्यक्ति को या किसी को एक परिवार में समस्या आ रही है तो सामाजिक समस्या है, बिल्कुल भी नहीं। वो सामाजिक समस्या को पूरा समाज या जनमानस किस आधार पर देख रहा है और उसको खतरा महसूस कर रहा है, तो ही एक सामाजिक समस्या कही जाएगी। विभिन्न परिस्थितियों एवं दशाओं को अपने मूल्यों, मनोवृत्तियों तथा प्रेरणाओं की पृष्ठभूमि में ही देखने या समझने की कोशिश करते हैं। इनसे सबसे अधिक महत्व मूल्यों का है, जो व्यक्ति की मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में दिखाई देती है, सामाजिक समस्या मानी जाती है। बहुत अच्छी और बेहतर शब्दों में इसमें परिभाषित किया है सामाजिक समस्या को। आप समझिए ये क्या बोल रहा है। यह कहा ऐसी सामाजिक दशा। देखिए, सामाजिक दशा मतलब सोशल रूप से ऐसी सिचुएशन दशा होगी
जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाएगी। मतलब जब जो सामान्य ऐसे लोग हैं जो सही हैं, अच्छे हैं या समाज में उनके मूल्यों को किसी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है उस दशा से, तो वह सामाजिक समस्या मानी जाएगी। जैसे बाल अपराध, वयस्क अपराध, निजी संपत्ति तथा जीवन के लिए खतरे के रूप में है। इसी कारण इन्हें सामाजिक समस्याओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है। स्पष्ट है कि सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या के रूप में परिभाषित करने में समाज विशेष की मूल्य व्यवस्था का काफ़ी महत्व होता है। जब तक किसी सामाजिक दशा को समाज के अधिकांश लोग अपने कल्याण के लिए खतरे के रूप में नहीं देखें, तब तक वह सामाजिक समस्या नहीं कहला सकती। मतलब देखिए, तभी सामाजिक समस्या कही जाएगी जब एक बहुत बड़ा जनसमूह वह अपने मूल्यों को खतरा समझने लगे। बेकारी अथवा मद्यपान उसी समय सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, सामाजिक समस्या के कुछ परिभाषाएं दी हुई है। एक जो है विचारक, उन्होंने क्या कहा है, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में व्यापकता के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो आवश्यकता की पूर्ति है उसमें कहीं न कहीं व्यवधान, ये शब्द व्यवधान के रूप में आ सकता है, के लिए उत्तरदायी या बाधा डालती है। जब जब एक समाज होता है, समाज में क्या होता है, चिंता, तनाव, संघर्ष ये उत्पन्न होती है, ऐसी कुछ दशा, उस दशा के आधार पर ही उसे सामाजिक समस्या कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो एक फुलर महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक जो समस्या है उनको 3 अवस्थाओं से गुजरना आवश्यक होता है। कौन-कौन से? पहला होता है किसी परिस्थिति के अनुसार 3 सामाजिक समस्या मानने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो कि वह परिस्थिति लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है। मतलब क्या है, पहली बात तो लोगों को विश्वास हो जाए कि यह जो मूल्य व्यवस्था है उसके लिए क्या है, यह दशा अनुचित है। फिर दूसरा क्या है, किसी सामाजिक समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए उसके निवारण के लिए अनेक सुझावों में से किसी एक को मानकर उसके अनुरूप साधन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी, सामाजिक समस्या है। फिर सामाजिक समस्या है तो उसको दूर करने के लिए क्या है, कुछ साधन ढूंढने चाहिए और किसी साधन को ढूंढने के पश्चात उसको क्रियान्वित कर सुधार लाने की कोशिश की जाती है। यह सामाजिक समस्याओं के 3 स्थितियां होती हैं। पहली बात तो क्या है, सामाजिक समस्या क्या है, वही सामाजिक समस्या होगी जो सामाजिक दशा ऐसी होगी जिसमें सामाजिक मूल्यों को खतरा महसूस होगा। जब सामाजिक समस्या क्लियर हो जाएगी तो उस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे साधन ढूंढने पड़ेंगे। और तीसरा क्या होगा, जब कोई एक विशेष साधन जब बोलेंगे हाँ ये साधन मिल गया, इससे हम सामाजिक समस्या को दूर कर सकते हैं। यह 3 स्थितियां होती। अब हम लोग सबसे पहली समस्या में आते हैं। क्या होता है, नगरीकरण की समस्या। ऐसी है ना, नगरीकरण की समस्या ही है शायद ना। तो अब क्या है, पहली बात तो हम नगरीकरण को समझ लें कि नगरीकरण होगा। देखिए, कोई भी शब्द, यदि हम सीधा नगरीकरण की समस्या में आते हैं तो शायद आप लोग या हो सकता है कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग, कुछ लोग समझ ही ना पाएँ कि बहुत लोग तो समझ नहीं पाते नगरीकरण है क्या। तो हमारा ये उद्देश्य है कि पहले उसके बेसिक जो शब्द हैं उस बेसिक शब्दों को आप समझें। लेकिन नगरीकरण क्या है? देखिए, नगरीकरण क्या होगा, नगरीकरण है जिसमें नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य में नगरीकरण नगर निर्माण या नगरों की वृद्धि की प्रक्रिया है। मतलब नगर मतलब क्या है, नगरों की विशेषताओं में किसी स्थान विशेष में वृद्धि होती है तो वह कहलाता है नगरीकरण। नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं है बल्कि एक विशिष्ट का सूचक भी है। यह जीवन जीने का एक विशेष ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक भी है। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ देखो विशेषताओं में समझिए। आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग पे रखिएगा कि आप कंपेयर कर रहे हैं एक गांव की, अपने गांव की तुलना एक शहर से कर रहे हैं। ठीक है। अब शहर से कर रहे हैं तो आप, अब हम जो छोटी छोटी एक विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। क्या होता है, जनसंख्या अधिक होती है। जन घनत्व समझते हैं आप लोग क्या होता है? जन घनत्व से तात्पर्य होता है कि एक ही
स्थान पर जब एक विशेष क्षेत्रफल पर जब 2 स्थानों की तुलना की जाती है, तो वह हम लोग जनघनत्व के आधार पर उसको समझते हैं। जैसे कैसे? 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, यह कहलाता है जनघनत्व, मतलब जनता का घनत्व। और डेंसिटी क्या होती है? मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे 1 बाई 1 किलोमीटर में, या जो भी 1 बाई 1 किलोमीटर, या फिर 10 बाई 10 किलोमीटर, 100 बाई 100 किलोमीटर, मतलब जो भी आधार हम करेंगे एक ही करेंगे। यदि गांव और शहरों की तुलना करेंगे, यदि हमने 1 बाई 1 किलोमीटर जो सोचा है या उसको निर्धारित किया है, तो गांव में भी सेम यही करेंगे। तो हमने ये देखा कि 1 बाई 1 किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में यदि नगरों में कितने लोग रहते हैं, और वही गांव में कितने लोग रहते हैं, तो आप समझिए कि जो शहरों में लोग रहते हैं उसमें जनघनत्व तो ज़्यादा पाया जाता है। मतलब आपने देखा होगा गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, एक छोटे छोटे 10 या 20 गांव के टोले होते हैं, ऐसे बहुत सारे टोले होते हैं, बीच में बहुत बड़े खेत होते हैं। तो उनका एरिया बहुत होता है और लोग निवास करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन शहरों में देखा है आपने, शहरों में क्या होता है? पहली बात, छोटी छोटी क्या होती है, गलियां होती हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, एक घर में ही 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बहुत सारे लोग निवास करते हैं। तो यदि आप एरिया देखें 1 वर्ग किलोमीटर में, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग निवास करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे नगर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनघनत्व मिलता है और कुछ जगह जनघनत्व कम मिलता है। आप समझ गए जनघनत्व क्या है ना? अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि कुछ विशेषताएं समझें तो इसमें ये होता है, पहली बात तो क्या, औपचारिक और द्वितीयक संबंध मिलते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। और औपचारिक या द्वितीयक संबंध क्या होते हैं? औपचारिक मतलब जब आप किसी से अपने काम के लिए संबंध बनाते हैं। अपने काम के लिए तात्पर्य ये है कि यदि आपको कोई विशेष आवश्यकता है, यदि व्यावसायिक रूप से या किसी भी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब किसी से संबंध हम बनाते हैं, तो वो कहलाता है क्या? औपचारिक। और द्वितीयक संबंध एक ही जैसे हैं। परिवार का संबंध क्या होता है? जब आप किसी स्वार्थवश नहीं बनाते हैं। परिवार का जो है संबंध भावात्मक रूप से होता है, जिसमें इसीलिए उसको प्राथमिक संबंध कहा जाता है। भोगवाद, भौतिकतावाद, भौतिकतावाद मतलब बहुत बड़े संसाधन हैं, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, बहुत सारे संसाधन हैं। और जटिलता है, व्यस्तता है, देखा होगा शहर के लोगों के पास समय ही नहीं है। ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं इनको समझेंगे तो ये कहलाएगा आपको नगरीकरण। अब नगरीकरण क्या होता है? सिटी शब्द से बना हुआ है, इसमें लैटिन शब्द है। ये सब आपको केवल एक पढ़ने के लिए है कि नागरिक जो है या नगर है उसका अर्थ क्या होता है। सामान्यतः नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव, विकास, प्रसार एवं पुनर्गठन से लिया जाता है। वर्तमान औद्योगिक नगर औद्योगिकरण की ही देन है। जब एक स्थान पर विशाल उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो उस स्थान पर कार्य करने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं और धीरे धीरे वह स्थान नगर के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब नगर कब बनेगा? नगर तब बनेगा जब वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। उनको रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक अच्छी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होंगी, अच्छी स्कूल होंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। तो ये सब एक जगह जहाँ पर केंद्र में मिलेगा तो क्या होगा? तो वहाँ उस स्थिति में ये होगा कि आप ये समझिए वही नगर की संज्ञा के रूप में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। देखिए बहुत अच्छी परिभाषा है। मतलब जब एक कृषक समाज से मतलब गांव से तात्पर्य है, जहाँ कृषि उनका मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि करना। लेकिन जब वो औद्योगिक समाज से जुड़ता है, तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है नगर। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर नगरीकरण की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। कौन कौन सी? नगरीकरण ग्रामों के
नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते हैं। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर नगरों में निवास करते हैं। ये सब तो आप आसपास देख रहे होंगे ना। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सब आपके आसपास की ही प्रक्रिया और व्यवस्थाएं हैं जो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। केवल आप व्यवहारिक रूप से समझें, केवल किताबी ज्ञान या शब्दों की किताब से समझेंगे तो आपको केवल रट्टा मार जिसे कह सकते हैं वही होगा। आपको केवल क्या करना है, समझना है कि अरे ये तो हमारे आसपास हो रहा है, ये तो हम खुद ही देख रहे हैं कि हाँ हमारे गांव से पलायन हो रहा है या नगर कैसे होते हैं। आप वो समझेंगे तो आपको ये समस्या बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। नगरीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव, इसमें क्या है, जो नगरीकरण होगा उसमें प्रभाव क्या होंगे, बहुत सारे प्रभाव हैं। उन प्रभाव में आप ध्यान से देखेंगे तो पहली बात क्या है, मुख्य प्रभाव, पहले सामाजिक संरचना एवं संस्थाओं पर यदि प्रभाव देखेंगे तो क्या प्रभाव हो रहा है। पहला प्रभाव यदि इस स्थिति में परिवार पर प्रभाव, इसमें क्या होता है, प्राचीन भारतीय जो परिवार है वो संयुक्त प्रवृत्ति की होते थे। उसमें 3-4 पीढ़ियाँ इकट्ठा होती थी, परंतु वर्तमान में क्या है, यह एकाकी परिवार हो गए। मतलब केवल पति पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि उनको जॉब करने बाहर निकलना पड़ता है। पहले के समय में क्या, एक ही गांव एक ही पुश्तैनी में लोग रहते थे और उनका मुख्य कार्य कृषि था, तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन वर्तमान समय में लोगों को जॉब करने के लिए अपना देश, अपना शहर, अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। तो स्वाभाविक है वो अपने बच्चे या अपनी पत्नी या पति को ही लेके जा सकते हैं, पूरा परिवार लेके जाना संभव तो नहीं है। तो क्या हो गया, एकाकी परिवार हो गया है। विवाह पर प्रभाव, नगरीकरण के प्रभाव के पश्चात परंपरागत भारतीय विवाह संस्था में भी अनेक परिवर्तन हुए। इसमें क्या हो गया है, इसमें अब जीवन साथी के निर्धारण में परिवार के जो वयोवृद्ध व्यक्ति हों, जैसे पहले ये होता था कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे या रिश्तेदार होते थे वही क्या करते थे कि शादी के लिए लड़का खोजना या लड़की खोजना ऐसा करते थे। लेकिन क्या होता था, अब वर्तमान समय में अब क्या हो गया, अब हो गया है, आपने देखा हो लव मैरिज होने लगी हैं, कोर्ट मैरिज होने लगी है, विधवा पुनर्विवाह होने लगा है। ये क्या हो गया है, ये नगरों की संकल्पना के विकसित होने के कारण धीमे धीमे यह प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आजकल लोग क्या होता है, आजकल कोई शादी करने से पहले कोई किसी से पूछता है क्या, बिल्कुल उसको लड़का पसंद आ गया किसी लड़की को या किसी लड़के को लड़की पसंद आ गई, यदि आपस में उन लोग का है कि नहीं हमको शादी करनी है, तो फिर वो घर परिवार से कोई मतलब नहीं, उन्होंने लव मैरिजेज के रूप को बढ़ावा देकर शादी कर ली। तो आप कहने का मतलब ये कि यह कॉन्सेप्ट आप खुद देख रहे होंगे कि धीमे धीमे यह बहुत तेजी से पल्लवित हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। आपने अपनी देखिए मम्मी पापा या बाकी बुजुर्ग देखा होगा, बहुत केवल एक पारंपरिक रूप से ही, भाई पिताजी गए लड़का देखे, लड़का देखने के बाद आए और उन्होंने कहा हाँ अच्छा है शादी कर दीजिए। लड़की से भी नहीं पूछा गया कि तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो ठीक है, वो अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन जो परिवर्तन नगर के हिसाब से हो रहा है वो हमने आपको बताया। बाल विवाह बहुत कम हुए हैं, कम क्या लगभग ना के बराबर हुए हैं। लोग छुपे रूप से कोई कर दे तो अलग बात होता है, लेकिन बाल विवाह टोटली अब लगभग बंद हो गए हैं। 2-4% छोड़ दीजिए जो कानून की नज़र में नहीं आते हैं। अब उसमें क्या है, यदि किसी की शादी हुई, यदि शादी हुई उसके पहले ही बोला कि तुम्हारा लड़का होगा या तुम्हारी लड़की होगी तो हम लोग शादी कर देंगे, और हुए भी तो क्या, उन्होंने 1 साल 6 महीना में ही बच्चों की शादी कर दी है। कुछ जगह तो 6 साल 10 साल, और पहले के समय तो 10 11 12 साल के अंदर शादी कर ही दी जाती थी। जाति पर प्रभाव क्या पड़ा है, इसमें जाति प्रभाव क्या पड़ा है, इसमें भारतीय जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ है। अब व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति के बजाय उसके गुणों के आधार पर होने लगा। देखा होगा आपने, पहले क्या होता था, जाति के आधार पर लोग कार्य किया करते थे, ध्यान है आपको ना। सॉरी। पहले के समय में क्या है, जाति के आधार पर ही कार्य होता था, मतलब जो इसकी जाति थी वही वो कार्य करता था। लेकिन वर्तमान जो पढ़ा लिखा समाज है, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि कोई कुछ भी कार्य कर सकता है, उसको कानून की दृष्टि से वो सब समान है। तो क्या है, लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो निम्न जाति के हैं लेकिन उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, बढ़िया उन्होंने अच्छा कार्य किया, तो आज एक अच्छी पोस्ट में है। तो अच्छी पोस्ट में मतलब वो अपने जो पारंपरिक कार्य को वो बदल सकते हैं, और अपनी जाति के रूप में उसको नहीं जानते लोग। किसके आधार पर जानते हैं, वह व्यक्ति उसके पद के आधार पर। ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव पड़ा है, इसमें क्या है, ग्रामीण नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव ग्रामीण समुदायों पर भी पड़ा है। इसमें क्या होता है, यद्यपि गांव के में आज भी संयुक्त परिवार की जाति प्रथा व कुछ मात्रा में जजमानी प्रथा का प्रचलन है।
फिर भी नगरों के प्रभाव से ग्राम बच नहीं पाए हैं। तो स्वाभाविक है भाई, गांव में भी आज देखा होगा, आज बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। लोग आज भी आधुनिकता के तौर पर देखा होगा, लोग पहले के समय जो जिस तरह का जीवन यापन करते थे अब वो नहीं करते हैं। देखा, ध्यान है आपको ना? तो ऐसी ही व्यवस्थाएं गांव में भी होने लगी है, मतलब कहीं ना कहीं नगरीकरण का प्रभाव उनमें आने लगा है। अब यदि अभी तो सामाजिक जो स्थितियां थी उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा वो पड़ा है। अब हमने आर्थिक क्रियाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसके विषय में समझते हैं हम लोग। आर्थिक में क्या हुआ है, लोग क्या है उद्योग और व्यवसाय को अपना केंद्र बनाने लगे हैं। धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, लोग कृषि को छोड़कर दूसरे अन्य व्यवसायों पर आ रहे हैं जो नगरीकरण के प्रभाव को दर्शाते हैं। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र क्या है, इसमें भी बहुत सारे प्रभाव पड़ा है। पहले क्या होता था, पहले के समय में नगरीकरण की जो प्रक्रिया में राजनैतिक जो प्रभाव था वह बहुत इस आधार पे नहीं था कि नगरीकरण के आधार पे था, प्रभाव था। लेकिन नगरों में भी अब क्या है, राजनीतिक दल के कार्यालय हो गए हैं। तो स्वाभाविक है उसमें क्या है, बड़े बड़े शहरों में देखा होगा बड़े बड़े कार्यालय बने हुए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे लोग आकर जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम को संचालन कर सकते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र पर भी क्या प्रभाव पड़ा, देख गाँव में देखा है, गाँव में क्या बड़े बड़े कार्यालय बनते हैं? नहीं, बस छोटे छोटे, यदि किसी में बन गए तो बन गए, लेकिन बड़े किसी में बनते हैं? केवल गाँव में। धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, इसमें क्या होगा, देखिए पहले भी लोग लोग क्या करते थे, भाग्यवाद। पहले क्या होता था, किसी की लड़का है, लड़का नहीं है तो मतलब क्या है, अब उसके अगले जन्म का क्या होगा, उसकी चिता को अग्नि नहीं देगा तो उसका जन्म पूरी तरह सफल नहीं होगा। तो आज के समय में देखा होगा आपने, लड़कियों को बहुत महत्व मिलने लगा है। यहाँ तक कि एक परिवार यदि किसी की एक लड़की है या किसी की दो लड़की है तो वह लड़की तीसरे के विषय में नहीं सोचते हैं, वह सीधे ये सोचते हैं कि हाँ ये इन्हीं को हम अच्छा पढ़ाएंगे, और कोई भाग्यवाद ईश्वर से के विषय में कोई भी जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ा है देखा होगा, स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। वो घर की दीवार से, चार दीवार से बाहर निकलने लगी हैं। गांव में देखा होगा पहले महिलाएं क्या करती थी, केवल साड़ी पहनना या इस तरह के वस्त्र पहनती थी। लेकिन आज के आधुनिक युग में देखा है आपने कि लड़कियां जीन्स टॉप पहनती हैं। क्यों ना पहने, क्योंकि वो नगरीकरण का प्रभाव आप देख सकते हैं ना कहीं वो पढ़ी लिखी समाज है, वह भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। तो क्यों नहीं, क्यों उसमें कमी क्या है? वो भी आज आजकल हर एग्ज़ाम हर जगह देखा होगा लड़कियों ने अपना वर्चस्व आगे किया है। तो बिल्कुल है, उनकी स्थितियों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। रुचियों में परिवर्तन, पहले क्या होता था, जो हमने आपको बताया, पहले पहले पर्दनी कुर्ता 100 साल पहले बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, कोट पैंट मानते हैं। आप देख रहे हैं ना, पहले परिवर्तन हुआ है रुचि में। पहले क्या होते थे, लोग क्या अपने नाश्ता करते थे, क्या करते थे नाश्ता सुबह ब्रेकफास्ट में सिंपल से घर की चीज़ें। आज के समय में लोग चाउमीन बर्गर। तो लोगों की रुचियों में भी परिवर्तन हुआ है। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद क्या है, इसमें पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव को बहुत ज़्यादा इसमें एक व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के पहनावे, उनकी पर्सनैलिटी में देखा जा सकता है। और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता भी हुई है। आप मतलब वही है कि लोग अपने काम से काम किसी से संबंध करते हैं, बाकी काम निकल गया मतलब संबंध खत्म। अब मेन टॉपिक में आते हैं, ये है हम लोग का नगरीकरण की समस्याएं। अब नगरीकरण की समस्या देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे एक थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि नगरीकरण की समस्याएं हैं क्या। ठीक है, अब हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आगे, स्वास्थ्य की समस्या। देखिए क्या है, नगरीकरण में छोटे घर और नालियों और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होने के बाद ही बहुत सारे मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, स्वच्छ वातावरण, ये सब नहीं मिलेगा तो क्या है, बहुत सारी बीमारियां होंगी और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। दूसरा है अपराधों में वृद्धि। अपराधों में वृद्धि क्या होती है, आप देखे होंगे बहुत सारे, आप आजकल क्या है, बैंकों को लूट। पहले के समय ये सब बहुत कम होता था, लेकिन आज के समय में क्या होगा, चोरी डकैती, बैंकों को लूटना, आत्महत्याएं, दुर्घटनाएं, लड़कियों को ले जाना घर से, धोखाधड़ी, ठगी, रेप, इस तरह की देखिए अपराधों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। खासकर नगरों में तो आप खूब देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कोई किसी को जानता नहीं है, और लोगों का आज का शॉर्टकट तरीका हो गया, नहीं मिल रहा है तो हम यही एक तरीका करें।
मनोरंजन की समस्या, देखो पहले अब आज आपने देखा होगा मनोरंजन क्या हो गया, अब केवल रूम तक सीमित हो गया है। लोगों ने टीवी खोल ली, मोबाइल देख लिया, लोगों ने उसी में गेम खेल लिया। लेकिन एक ये सब इंडोर हो गया, लेकिन लोगों की जो पहले की जो रुचि थी, पहले के समय में लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल जो आउटडोर गेम थे या बाहर बैठना जाना, पार्क बना दिए गए, लेकिन बहुत भीड़ है। आपने देखा होगा शहरों वगैरह में बहुत सारी भीड़ रहती है, तो एक व्यक्तिगत तरीके से लोग जाना पसंद नहीं करते। बहुत पहले बड़ा स्वच्छ वातावरण था, लेकिन आज के समय में ऐसा है नहीं। आज के समय में ऐसी चीज़ें देखो, तो कहीं न कहीं एक जगह की कमी के कारण क्या मनोरंजन की समस्या भी घट गई है, जिसमें नृत्य, भजन, गायन ये सब चीज़ें अब कहाँ होती हैं। लोग तो अब सीधे गाना, ऑर्केस्ट्रा या बाकी चीज़ों में ध्यान देते हैं। सामाजिक विघटन, इसमें क्या हो गया? इसमें परिवार, धर्म, ईश्वर, रक्त संबंधी और जाति के नियंत्रण के अभाव में समाज विरोधी कार्य अधिक होते हैं। अब पहले क्या होता था? पहले लोग डरते थे कि अरे नहीं, भगवान का डर है, हम चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे या जो भी है। लेकिन आज के समय में कोई डर नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं? हर चीज़ कर रहे हैं, हर अपराध कर रहे हैं और जानते हैं कि ये अपराध सही नहीं है, ठीक है? यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब किसी प्रकार का इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह मानसिक रूप से और नैतिक रूप से भी वह सामाजिक विघटन हो रहा है। आप देखिए ना, बहुत सारे नारेबाज़ी नगरीय जीवन में ये सब आम घटनाएँ, हड़ताल होना, ये सब क्या है? लोग कहीं न कहीं अपने स्वार्थवश ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। आवास की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है नगर में, देखा होगा आपने। पहली बात तो घर मिलता नहीं है, घर मिलता है तो बहुत छोटा मिलता है, छोटा मिलता है तो एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं। बड़े-बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटी है, वहाँ एक कमरे में पूरा परिवार रह रहा है। वहाँ पर क्या है, आवास समस्या है, यदि किसी का कमरा मिल जाता है तो वहाँ शौचालय की समस्या भी है। आप एक देख रहे हैं, बहुत सारी समस्याएँ आवास को लेकर हैं, जो मिल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं, खर्च ज़्यादा है। तो ये सब समस्याएँ आवास की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, किसकी? नगर की। भिक्षावृत्ति, ये क्या है? नगरों में भिक्षावृत्ति अधिक हो रही है। स्वाभाविक, देखा होगा बस स्टैंड, बड़े-बड़े मंदिर, बड़े-बड़े जो आप देख रहे हैं मस्जिद, धार्मिक स्थान, यहाँ देखे होंगे लोग क्या भीख माँग रहे हैं। भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति वहाँ पर बढ़ रही है, यह आपको गाँव में देखने को नहीं मिलेगी। मानसिक तनाव एवं संघर्ष, आप देख रहे हैं स्ट्रेस है, सुबह-सुबह ये काम करना है, छोड़ना बच्चों को स्कूल, फिर वापस ऑफ़िस जाना है, लेट नहीं होना है, पूरा काम करना है, घर की महिलाएँ भी सब काम कर रही हैं, तो एक मानसिक जो स्ट्रेस हो रहा है वो भी आपको देख रहे हैं। गाँव में ऐसा नहीं होता है, शहरों में इस चीज़ की ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है। वेश्यावृत्ति, आप देखे होंगे अब गाँव में की जगह शहरों में यहाँ पर यौन अपराधों की अधिकता हो गई, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया, मतलब कमी आ गई है और इसमें वेश्यावृत्ति की समस्याएँ बढ़ गई हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी आजकल वेश्यावृत्ति का कारण क्या है, आधुनिक जीवन में या तो फिर मजबूरी से बहुत महिलाएँ जाती हैं या तो अपनी आधुनिकता लाइफ़स्टाइल को एक बेहतर करने के लिए भी वो वेश्यावृत्ति को अपनाती हैं। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या तो सबसे बड़ी समस्या है, इसी कारण से आवास की एक जगह जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है, अब ज़्यादा लोग हो जाएँगे, डिमांड बढ़ जाएगी, तो ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएँगी, वहाँ पर हर चीज़ लोग रहना चाहेंगे, किराया बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ बढ़ जाएगी, तो जो बढ़ती हुई समस्या वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? गरीबी और असमानता। प्लीज़ आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें बहुत एमसीक्यूज़ हमें थोड़ी कम लगते हैं बनेंगे, लेकिन हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछे, तो आपको बहुत ध्यान से इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है? ओके, थैंक यू।